हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये कोर्स सीबीएसई स्टूडेंट के लिए जो 11th और 12th पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। माय नेम इज सी ए राहुल बजाज एंड लेट्स बिगिन विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are, in a part at least, of a financial character and interpreting the result thereof. ये डेफिनेशन AICPA ने दिया है। AICPA मतलब क्या होता है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते वैसे ही यूएस में CPA होते। तो जैसे इंडिया के लिए ICAI है वैसा ही यूएस के लिए AICPA है। तो अकाउंटिंग का बहुत सारा डेफिनेशन दिया है, वो थ्योरेटिकल है, उतना मैं ये लेक्चर्स में कवर नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। तो जो मेन डेफिनेशन था अकाउंटिंग का वो हम लोगों ने कवर किया है। अब हम लोग अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड्स है ना पुराने 4000 साल पहले बिफोर क्रिस्ट का मिलता है। बेबीलोनिया और इजिप्ट में इसका रिकॉर्ड्स मतलब ये वहां पे ऐसा बताया गया है कि ये वेजेस और टैक्सेस पे करने के लिए अकाउंटिंग का यूज किया गया था। हिस्टोरिकल एविडेंस है कि इजिप्शियंस ने भी गोल्ड एंड वैल्यूएबल्स के अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग यूज किया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं मेजर जो है कि इंडिया में कब हुआ था। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड बैक टू अ पीरियड व्हेन 23 सेंचुरीज अगो। जैसे कौटिल्य जो चंद्रगुप्त के किंगडम में मिनिस्टर था, उन्होंने अर्थशास्त्र बोल के बुक लिखा था जिसमें अकाउंटिंग का रिलेवेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो पुराना इतिहास है। जो करंटली हम लोग जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम किसने ढूंढा और क्या है उसका लॉजिक वो हम लोग पढ़ते। लुकासा दी पैसियोली ने डबल एंट्री अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम बनाया था। इसका उनका ऐसा मानना था कि लाइक कि हर एक डेबिट को एक क्रेडिट होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि पहले मैं लुकासा दी पैसियोली के बारे में बताता हूँ कि ये तो डबल एंट्री ऐसे माना जाता है कि लुकासा दी पैसियोली ने ढूंढा है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बट पैसियोली ने अभी तक कभी ऐसा क्लेम नहीं किया है, मतलब उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम उन्होंने स्प्रेड बनाया है, बट कि उन्होंने स्प्रेड किया है। मतलब उनको पता था, पता चला होगा कहीं से और उन्होंने स्प्रेड किया, ऐसा इसका मतलब होता है। उनके बुक में लुकासा दी पैसियोली के बुक में उन्होंने प्रेजेंट अभी जो हम लोग डेबिट क्रेडिट यूज करते हैं ये उन्होंने ही ढूंढा था। जो डेबिट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ढूंढा मिला है, डेबिटा और डेबियो, विच मीन्स ओ टू द प्रोपराइटर। मतलब जो भी बिजनेस है, बिजनेस वाले को जो पैसा मिलना था किसी और का, किसी और से कुछ चीज के लिए, वो उसका डेबिटर हो गया, डेबिट ऐसा। और क्रेडिटर कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड क्रेडिटो विच मीन्स which comes from Latin word credo which means trust or belief। तो द अमाउंट विच इज ओड बाय द प्रोपराइटर उसको बोलते हैं क्रेडिटर। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पैसियोली ने कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने बताया था कि ऑल एंट्रीज हैव टू बी डबल एंट्रीज। दैट इज इफ यू मेक अ क्रेडिटर, इफ यू मेक वन क्रेडिटर यू मस्ट मेक अनदर डेटर और सम डेटर। सो ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या, हर एक ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। कुछ भी ट्रांजैक्शन हो जाए उसका दो इम्पैक्ट रहेगा, एक रहेगा डेबिट, एक रहेगा क्रेडिट। ये अकाउंटिंग सिस्टम अभी हम लोग फॉलो करते हैं। अब बाकी जो है हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एंटिटी। एंटिटी मीन्स अ रियलिटी विच हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ओके, तो एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंटिटी होता है। समझ लो कोई शॉपिंग मॉल है, कोई बाजार है, कोई किराना स्टोर है, ये सब है जो एग्जिस्ट करते हैं, वो एंटिटी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। मतलब दो एंटिटीज के बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ वो मॉनिटरी टर्म्स, परचेस ऑफ गुड्स से पैसा मिलना, पेमेंट टू क्रेडिटर, इनकर, ये सब इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैन बी कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या? जो कंसिडरेशन है वो इमीडिएटली कैश या बैंक में मिल जाना, उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? जिसका कंसिडरेशन कोई फ्यूचर डेट में मिलने वाला है, उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटीज। ओके, डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी मतलब एक ऑब्लिगेशन है जो कि मेरे पास्ट इवेंट से अराइज हुआ है। अगर लायबिलिटी, इसमें यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या दिया है। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर डेट। कोई फ्यूचर डेट में किसी को पैसा देना है, या मे बी इट इज ड्यू। ओके, जो किसी को देना है वो कभी भी दे सकते। तो दैट पेएबल अमाउंट इज माय लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी में क्या आता है? जनरली लोग क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, तो बोरोड मनी है, वो मेरा लायबिलिटी है। मैंने कुछ परचेज किया है, उसका पैसा देना बाकी है, दैट इज माय लायबिलिटी। वो मेरे क्रेडिटर बोल के खत्म खड़े रहते हैं बुक्स में। तो ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्या डेफिनेशन है? कैपिटल मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। मैं अगर मेरे बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कैपिटल है। तो कैपिटल कैन बी इन, कैपिटल इंट्रोडक्शन कैन बी इन कैश और इन काइंड। ओके, अगर मैं कुछ मशीन लेके आता हूँ और वो मेरे बिजनेस में लगाता हूँ, सो दैट इज ऑल्सो माई कैपिटल। आई एम इन्वेस्टिंग कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अकाउंटिंग है इसमें क्या समझते हैं कि बिजनेस अलग है और उसका ओनर जो है ये अलग है। बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट है। ओके, सो सो इसलिए हम लोग कैपिटल को है ना लायबिलिटी साइड दिखाते। सेल्स मतलब क्या होता है? सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अब अगर कोई एंटिटी है जो अपना गुड्स और सर्विसेज में कोई अगर कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, वो उसके रूटीन जो प्रोडक्ट बेचने के चीजें हैं, गुड्स और सर्विसेज जो बिजनेस में वो ऑपरेट करता है, वो उसका सेल्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स भी है ना, कैश सेल्स हो सकता है, क्रेडिट सेल्स हो सकता है। कैश सेल्स मतलब क्या होता है कि जो कंसिडरेशन है, सेल्स कंसिडरेशन इमीडिएटली कैश मिलता है या फिर बैंक में जमा हो जाता है या कोई चेक मिलता है, ये सब कैश कंसिडरेशन। पैसा इमीडिएटली मिलना, मे बी इन बैंक, मे बी बाय डीडी, चेक और समथिंग, वो कैश सेल्स हो गए। और क्रेडिट सेल क्या रहता है? क्रेडिट सेल मतलब आज माल बेच दिया उधार, वो पैसे कभी और आएंगे फ्यूचर डेट में, दैट इज माय क्रेडिट सेल। अकाउंटिंग जो रहती है ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे चलता है। हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि इसको कैसे कंसिडर किया जाए। अब देखते हैं रेवेन्यूज। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ these revenues, these are the amounts of business earned by selling its product or providing services, that is called sales revenue। अगर कोई आदमी है जिसको कमीशन मिल रहा है तो वो उसके लिए रेवेन्यू है। इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसके लिए रेवेन्यू है। डिविडेंड मिल रहा है, रेवेन्यू है। कोई बुक लिखी है उसने, रॉयल्टी मिल रही है, वो रेवेन्यू है। कोई प्रीमाइसिस रेंट पे दिया है, उस पे उसको रेंट मिल रहा है, वो रेवेन्यू। ये सब है। रेवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड एज अ इनकम। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है?
कि कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। मैं अगर कुछ बेच रहा हूँ, उसके लिए मुझे अगर कुछ कॉस्ट लग रहा है, वो मेरा है एक्सपेंस। समझ लो मैं परचेस कर रहा हूँ, उस पर लेबर चार्जेस लग रहे, मैन्युफैक्चरिंग के कुछ एक्सपेंसेस लग रहे, मैं स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ, ऑफिस का रेंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लेबर को वेजेस दे रहा हूँ, मेरे एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। ये सब मेरे एक्सपेंस होते हैं। अभी हम लोग जानते हैं एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होते हैं। एक्सपेंडिचर ब्रॉडर टर्म है, बड़ा टर्म है। एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंस आता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडर टर्म, बिगर टर्म, एंड एक्सपेंस है ये शॉर्टर टर्म, छोटा टर्म। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है कि स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। ओके, इतना इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर है। फिर मैं कोई भी बेनिफिट के लिए, चाहे मैं फिर प्लांट एंड मशीनरी खरीद लूँ, ये उसके लिए मैं पैसा खर्च दूँ, या लायबिलिटी इनकर कर लूँ, या मैं कुछ भी खरीद लूँ। तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो एक साल में विद इन 1 ईयर जो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। ओके, और जो एक्सपेंडिचर उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, वो है मेरा एसेट्स। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, जो मशीनरी मैंने खरीदी वो आगे 5 साल मुझे काम में आने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको वो एक्सपेंडिचर को मैं एसेट बोल के बुक्स में दिखाता हूँ, और उसको हर साल डिप्रिसिएशन के वे से एक्सपेंस आउट करता हूँ। करेक्ट। तो माय एक्सपेंडिचर इज माय plant and machinery, but it is shown or it is treated as an asset in my books of account। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का फर्क क्या है? एक्सपेंस जो है, एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग ऑफ मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, ठीक है। अगर मैं कुछ भी खर्चा कर रहा हूँ तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है। बट एक्सपेंडिचर को कब एक्सपेंस समझना है और कब एसेट समझना है, इसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर जो मेरे एक ही साल में खत्म हो जा रहा है, तो वो मेरा है एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मेरे को मोर देन 1 ईयर है, समझ लो मैंने एक कार खरीद ली, ये तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। बट वो कार में एक साल में खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। वो कार मेरे को 5 साल चलेगी समझ लो, तो वो मेरी एसेट हो गई। बट जब मैं खर्चा करता हूँ तो कुछ ना कुछ बुक्स में एक्सपेंस तो आना चाहिए, इसलिए हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं कि कार को इक्वली या कुछ लॉजिक लगा के डिप्रिसिएशन फॉर्मूलाज यूज करके हम लोग हर साल एक्सपेंस आउट करते हैं, और उस तरह उसको पूरा जीरो कर देते हैं डिप्रिसिएशन। वो डिप्रिसिएशन क्या है, कैसे करते हैं, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट का डेफिनेशन। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब मेरा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जो भी मेरा रेवेन्यू आया, जो भी मैं बेचता हूँ, वो रेवेन्यू मेरा जो भी सेल करने के बाद रेवेन्यू आया, उसमें से मेरा जो भी एक्सपेंसेस है, समझ लो मैंने सैलरी दी, वेजेस दिया, रेंट दिया, डिप्रिसिएशन दिया, वो वाटर बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, टेलीफोन बिल दिया, ये सब माइनस करने के बाद जो भी मेरा बचता है वो मेरा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट जो रहता है, जो ओनर रहता है, उसका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो बढ़ा देता है, बिकॉज वो प्रॉफिट मिलने वाला किसको रहता है? ओनर को। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस गेन का और प्रॉफिट का। गेन मतलब क्या होता है? जो गेन किस पे अराइज होता है? जो कि मेरी नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। समझ लो एक मैं शॉपकीपर हूँ, मेरा हर रोज का किराना बेचने का काम है। अगर मैं वो किराना बेच रहा हूँ, तो वो मेरा नॉर्मल जो किराना बेचूंगा और जो खर्चा होगा उस पे जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। बट गेन क्या हो गया? अगर मैं किराना स्टोर हूँ बट मैंने अपना ट्रक ही बेच दिया, तो ट्रक पे आफ्टर डिप्रिसिएशन जो बुक वैल्यू रहेगी और सेल्स कंसिडरेशन रहेगा, वो दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो मेरा गेन और लॉस रहेगा, ठीक है। गेन क्यों बोलते हैं? गेन इज, इट इज नॉट माय प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। ओके, ये मेरा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो नहीं है, बट मैं बिजनेस करते वक्त जो भी चीजें कर रहा हूं उसमें से कोई चीज मैंने बेच दी, तो वो मेरी हो गई, वो मेरा हो गया गेन।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट को मैंने प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब जो मेरा कॉस्ट था उसके ऊपर बेच दिया, तो दैट इज माय गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, प्रॉफिट और गेन ये थोड़ा डिफरेंस है। जैसे जैसे आप P&L देखोगे, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का लुक, वो आपको समझ में आएगा कि गेन और इसमें क्या फर्क है। अब हम लोग आगे देखते, लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? एक्सपेंस मेरा ज्यादा है और रेवेन्यू मेरा कम है, उसको बोलते हैं लॉस। लॉस मीन्स निगेटिव प्रॉफिट, मतलब मेरा खर्चा ज्यादा है बट मेरा जो इनकम है वो पोर्शन कम है, मेरा सेल्स जो है वो कम है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1। अगर आपको यही देखना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।